नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करते हुए आप ही के चहीते इस मखसूस प्रोग्राम बातें क़ानून की में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, जब कभी क़वानीन या क़ानून की बात आती है तो अक्सर हमारे जहनों में दो जुमले उभर आते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, तो दूसरी तरफ लॉ हेल्प्स विजिलेंट एंड नॉट डॉर्मेंट। इसका यह मतलब हुआ कि क़ानून गाफिलों की मदद नहीं करता। तो दूसरी तरफ हर एक शहरी, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, उसको ये चाहिए कि वो अपने लॉ ऑफ द लैंड को जाने। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनसिफ चैनल ने आपके लिए इस मखसूस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है जिसका नाम है बातें क़ानून की। आइए नाज़रीन, सबसे पहले आज जानते हैं हम आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे वैलिड सेल अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक यंग एंड डायनामिक एडवोकेट जो तकरीबन एक दहा से हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब की, जिनकी काबिलियत और मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में 2011 और 12 के बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के हुए इलेक्शन में उकला बिरादरी ने कसीर तादाद में आपको वोट देते हुए एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए इलेक्ट किया है। तो आइए नाजरीन, आप और हम हमारे इस प्रोग्राम बातें क़ानून की में मोहम्मद अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब का खैर मक़दम करते हैं। मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मैं आपसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तहत वैलिड सेल क्या होते हैं, किस किस्म से होते हैं, इस पर ज़रूर गुफ्तगू जारी रखूँगा। उससे पहले चाहेंगे कि नाजरीन फिर से एक बार हमारे इस प्रोग्राम का आज का स्पेसिफिकली उन्वान है वैलिड सेल अंडर टीपी एक्ट यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वैलिड सेल किस किस्म से किया जाता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सेल की तरफ आने से पहले कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब बनाया गया और इसे का क्या मकसद है? ये फर्स्ट लॉ कमीशन 1870 में जो क़ायम हुआ था, उनकी पेशकश है ये जी, जिसके जो ड्राफ्ट थी 1870 में पेश किया है। इसको तकरीबन 1877 जी, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करके एक्ट को मुकम्मल बना के 1882 को इसको फाइनल करें जी। 1882 से आज तक बरकरार है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क़ायम है। ये एक्ट इंग्लैंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करी है। तो इंग्लैंड में सिमिलर एक एक्ट है, उसी को बेसिस बनाते हुए हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया के वास्ते, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिश इंडिया के वास्ते इसको लागू करें। जो एक्ट कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था उस वक्त भी, आज भी लागू नहीं है। वो था कन्वेंसिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, ब्रिटेन में था। यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाए हैं 1882 में। जी, बहुत कम अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें, जैसे कि अभी आज़ादी के बाद 2 या 3 बार कुछ इसको अमेंडमेंट्स लाए गए। मोस्टली 2001 और 2002 में जो थोड़े तब्दीलां हुए हैं। जी। बस उसके बाद मकसद क्या है इस एक्ट को बनाने का? मकसद, इस एक्ट को बनाने का यही मकसद है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था, आज हिंदुस्तान, मुकम्मल हिंदुस्तान जो है, उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है जी, ख़रीदो फरोख्त में, लेन देन में जो भी इंटरेस्ट रहता, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अगर ट्रांसफ़र हो रहा जी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, फिर अब मूवेबल और इमूवेबल पे फिर अलग अलग किस्म की प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा और भी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, फर्म तो अहम जो इसमें चीज़ों का जिक्र किया है, किस किस्म के ट्रांसफ़र्स को इसमें बताया गया है? इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सेल है जी, लीज़ है, जैसा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते जी, लीज़ में टाइम बिंग ट्रांसफ़र करते, पोजेशन हैंडओवर करते, सेल में मुकम्मल ट्रांसफ़र करते टाइटल को। जी, उसी तरीके से मॉर्टिगेज है। मॉर्टिगेज में भी कई किस्म के मॉर्टिगेजेस है, यूजर फैक्ट्री मॉर्टिगेज, इंग्लिश मॉर्टिगेज, उसके बाद कंडीशनल मॉर्टिगेजेस है, टाइटल डिपॉजिट मॉर्टिगेज। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल किस टाइप से किया जा सकता है? इन तमाम प्रोसीजर का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में सारा
जी। प्रोविजंस अवेलेबल है। जैसा कि आपने कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जी। होती है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या डिफरेंस है और इस एक्ट में क्या डिफरेंस बताया गया है? इस एक्ट में सेक्शन 3 में खुलासा किया करे हैं पूरे पर्टिकुलर पूरे जो भी आप इस एक्ट से ताल्लुक़ जो भी डेफिनेशंस है सेक्शन 3 में स्पेसिफिकली आपको मिला है। अब जब मूवेबल और इमूवेबल की बात आती है तो मूवेबल का कोई भी जिक्र नहीं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जी। सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि एक सेक्शन स्पेसिफिकली बोलता है जो भी इमूवेबल से हटके है सारे मूवेबल में तारीफ में आते हैं, तो उसका मतलब वो है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज वो है जो ज़मीन को अटैच्ड है। जी। फॉर एग्जांपल अगर झाड़ अगर ज़मीन में है तो वो इमूवेबल है, जब इसको काटेंगे तो उसको टिम्बर के जी तरह देखे थे, तो उस तरीके से मूवेबल यानी एक मायनों में लैंड्स है, बिल्डिंग्स है, हाउस है, जो भी जो परमानेंट स्ट्रक्चर जो लैंड को जी फिक्स्ड है, फिक्स असेट्स फिक्स जो होते हैं ज़मीन इन अर्थ जी, तो वो इमूवेबल है। इमूवेबल है उसके बाद आपको तो पता ही है मूवेबल में हर चीज़ आती जो चीज़ें मुंतकिल हो इमूवेबल नहीं सकती होती। जी जी, जिसका वजूद उसी तरीके से बरकरार था। अगर एक जगह से ले जाके दूसरी जगह रखेंगे तो उसका वजूद उसी तरीके से बरकरार रहता। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक जैसा हमको पता चलता है कि एक शख्स दूसरे शख्स पर अगर किसी किस्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इस एक्ट के तहत किया जाना चाहिए। आपने बताया कि ट्रांसफ़र्स किस किस्म के सेल्स है, मॉर्गेजेस है, लीज़ है, इन तमाम चीज़ें। क्या कोई ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? जी हाँ, है जो ट्रांसफरेबल नहीं रहते जी, उसका भी जिक्र करे हैं इस एक्ट में जी, जिसमें पब्लिक ऑफिसेस है, पेंशन्स है। पेंशन एक खिताब है, ग्रांट है। पेंशन कुछ काम करने की वजह से नहीं दे रहे, कुछ काम करे हैं बोल के दे रहे हैं, उसकी इज्जत अफजाई क्या से दे रहे हैं। अगर जब वो शख्स ही नहीं रहेगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं होते जी, वो शख्स वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, उसकी भलाई के वास्ते वो देते हो, वो जस्ट लाइक ग्रांट्स है पेंशन जी। उसी तरह से और कई चीज़ें हैं जो तफसील से बताया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जी, एक बार नज़र डाल दी तो ट्रांसफ़र ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते उसमें एक जिक्र किया गया मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसका इस पे आप बताएंगे क्या मतलब हुआ इसका? फ्यूचर मेंटेनेंस जी, जैसे कि अब एग्जांपल किसी को भी अगर मेंटेनेंस सक्सेशन भी उसी तरीके के है जिस तरीके का आप सवाल कर रहे हैं। स्पेक सक्सेशन बोल के दादा साहब की प्रॉपर्टी है, वालिद साहब बाहयात है जी, जब मोहम्मद अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अदर देन उसके उनका पोता है, तो बाई बर्थ राइट मुस्लिम लॉ में वैलिड नहीं है। जी, जब तक उनके वालिद साहब बाहयात है उनको राइट्स नहीं आता। तो उसी तरीके से अगर वो उनको राइट्स आने से पहले अगर ट्रांसफ़र कर दिए हैं जी, स्पेक सक्सेशन तो वो वैलिड नहीं है जी, यानी जिसको प्रॉपर्टी है वही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बताइए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या ओरल ट्रांसफ़र्स को भी जायज़ माना गया है? ओरल ट्रांसफ़र्स जैसे कि सेल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पोजेशन हैंड ओवर कर देते हैं, जिसमें इन राइटिंग में कुछ भी एग्रीमेंट्स नहीं रहते और इसके अंदर राइटिंग भी नहीं रहने की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू नहीं कर सकते समझते, वो गलत है। अगर पोजेशन हैंड ओवर हुआ है, ओरल एग्रीमेंट है, तो वो एग्जीक्यूट करवा ले सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। अब वो वैलिड सेल के वास्ते जो कंसिडरेशन देते हैं वो कुछ ना कुछ देने के बाद ही ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके अंदर पोजेशन तो हैंड ओवर हुआ है, कुछ प्राइस फिक्स होता, नॉमिनल प्राइस अभी देंगे बाकी बाद में देंगे। अगर ओरल एग्रीमेंट में भी पोजेशन हैंड ओवर है तो उसको एग्जीक्यूट करवा लेने का है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत इसको एग्जीक्यूट करवा ले सकते हैं। 1963 का एक्ट है जी। सेल पर हम आते हैं कि सेल की क्या तारीफ बयान की गई है इस एक्ट के तहत? ये है चैप्टर 3 जी, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है। वो है सेक्शन 54 स्पेसिफिक डिफाइन करा है कि व्हाट इज़ सेल। जी, सेल के बारे में पूरी तफसीर सेक्शन 54 पे बताई गई है। उसके अंदर बताया गया लिविंग पर्सन्स अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं कुछ किसी और लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कॉरपोरेट बॉडीज़, सोसाइटीज़
और एंटाइटीज जो कंपनी होती जी। है वो भी एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट होते हैं। तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर रहा है अंडर प्रॉपर कन्वेंसिंग। जी। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन करा है सेक्शन 54 में सेल के बारे में। जी। इसको अगर सेल एब्सोल्यूट करवाना है तो ये मुकम्मल एक्ट नहीं, ये प्रोसीजरल एक्ट है। इसको मुकम्मल करवाना है सेल को तो फिर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट जी। स्क्रीन पे आता। तो सेक्शन 17 के तहत हर सेल को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। बहरहाल सेल का ये मतलब हुआ कि एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन पे किसी किस्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी मुआवजे के तहत, तो उसको सेल डिफ़ाइन किया गया है। एग्रीमेंट ऑफ सेल करते हैं सेल होने से पहले, तो एग्रीमेंट ऑफ सेल के मुतालिक बताएं कि ये क्या होता है। ये एग्रीमेंट ऑफ सेल एक पार्ट परफॉर्मेंस है, इसका भी जिक्र करे हैं इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 53 के तहत 53A। जी। सेक्शन 53 फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र के बारे में बताता। सेक्शन 53A जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बताता। अगर आप एग्रीमेंट करे हैं, एग्रीमेंट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, पार्ट कंसिडरेशन पे करे हैं, सेल एग्रीमेंट इन राइटिंग में हो या ओरल एग्रीमेंट हो, पोजेसन हैंडओवर करें हैं, तो ये वैलिड सेल जी करार नहीं देता। तो इसको पूरा मुकम्मल पेमेंट करने के बाद आपको वैलिड सेल मिलता। तो यानी सेल करने से पहले जिस किस्म का एग्रीमेंट किया जाता है उसको एग्रीमेंट ऑफ सेल कहा जाता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल करने के बाद अगर हर दो पार्टी में से कोई भी एक पार्टी मुकर जाती है या कुछ भी होता है, तो इन हालात में किस किस्म के रेमेडीज़ होते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सेल करने के बाद अगर कोई पार्टी मुकर जा रही है जी, फॉर एग्जांपल ख़रीदार या फ़रोख्त करने वाला जो भी है वो सामने नहीं आ रहा, तो नोटिस देके फॉरफीचर क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल में कुछ पीरियड प्रिस्क्राइब करके। और अगर जो कंसिडरेशन फिक्स है वो पेमेंट करने के बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहा है तो अपन कोर्ट को अप्रोच होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। पार्ट परफॉर्मेंस पे करे हैं, पोजेसन हैंडओवर करे हुए थे, उस वजह से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जी रिलीफ ले लेके कोर्ट को अप्रोच होके एग्जीक्यूट कराते थ्रू कोर्ट। जी, तो जैसा कि नाज़रीन हमारे वकील साहब ने बताया कि एग्रीमेंट ऑफ सेल करने के बाद अगर कोई शख्स मुकर जाता है तो इन हालात में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप कोर्ट अप्रोच हो सकते हैं, वहाँ पर आपको बेहतर रेमेडी मिल सकेगी। अगर पोजेसन है, अगर एग्रीमेंट ऑफ सेल के साथ साथ पोजेसन भी हैंड ओवर दे रहे हैं तो वो अभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशनल डॉक्यूमेंट होगा, पहले नहीं था। जी, इस पे मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे नाज़रीन, मगर अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम बातें क़ानून की में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वैलिड सेल अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वैलिड सेल, सही तरीक़ेकार जो सेल का है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब। ब्रेक में जाने से पहले हमने सेल क्या है, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है, इसको जाना। आगे हम ये जानेंगे कि एग्रीमेंट ऑफ सेल को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है, और अगर लाजमी है तो क्यों है। हाँ, एग्रीमेंट ऑफ सेल को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, पहले नहीं था, अभी ज़रूरी है एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। जी, क्या फ़वायद होते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड करवाने से। होता क्या, एग्रीमेंट ऑफ सेल में पार्ट कंसिडरेशन पे करते हैं जी। फॉर एग्जांपल एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कुछ 10 लाख की बयाना देते हैं, तो एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, बाकी का पेमेंट 3 महीने में देंगे या 1 साल में देंगे, जो भी है, जो भी टर्म्स रहेंगे। और 3 महीने के बाद वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जाके 20 करोड़ हो जाती है। जब मुकर ना जाए उस वजह से एग्रीमेंट ऑफ सेल को अपन रजिस्टर्ड करवा एग्जीक्यूट करवा लेना, उसी के साथ साथ उसको रजिस्ट्रेशन करवाना। इस वजह से रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है कि एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट हो गया वो एग्रीमेंट ऑफ सेल। जी, उस वजह से इसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। एक बहुत अहम सवाल हमारे नाजरीन के लिए ये है कि जो है जब कभी कोई प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती है, जी, मकानात वगैरह, तो इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। जब भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, पहली चीज़ ये देखने का है कि वैलिड टाइटल फ्लो हो रहा नहीं हो रहा। जी, वैलिड टाइटल यानी
जो सेल के अभी जो उन्वान है, क्या ज़मीन गवर्नमेंट की है या प्राइवेट पार्टी की है, फिर पोजेशन कब से है, इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट्स तो नहीं है, किसी वक्फ की प्रॉपर्टी तो नहीं है, उसको सारे चीज़ों को जान लेना चाहिए। और जो बेच रहा शख्स उसको क्या वैलिड ट्रांसफ़र हुआ है, उसके ने जो टाइटल लिंक डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है नहीं है, उसको चेक कर लेना है। अगर लिंक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से इसी निकाल सकते हैं कि वो कब रजिस्ट्रेशन हो, यानी इनकम्बरेंस या सर्टिफिकेट निकालो। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट उन्होंने कब खरीदे, उन्होंने किस तरह से खरीदे, उसका जो बैक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ टाइटल जो मिलता अपने को इनकम्बरेंस में, अगर वैलिड ट्रांसफ़र है तो वो मिल जाता। अभी जो पोजेशन में है, जो शख्स बेच रहा है, क्या उसका नाम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ में है। जब भी डॉक्यूमेंट सेल या हो या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो इट बिकम्स ए नोटिस टू पब्लिक जी। उसी के बुनियाद पे ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाया गया है। अगर ज़मीन गवर्नमेंट की है या वक्फ लैंड है, जैसा कि आपने बताया अभी, तो इन चीज़ों को कहाँ मालूम किया जा सकता है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अभी सेक्शन 22A के तहत, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक लिस्ट बनाई गई है जो गवर्नमेंट लैंड्स कौन से है उसके लिए एक अलग लिस्ट बनाई गई है, वक्फ लैंड्स कौन से है, असाइन लैंड्स कौन से है। जैसा असाइनमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी एलिनेट नहीं कर सकते, वो तो बेच नहीं सकते जी। तो उसका जिक्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में होता है। गवर्नमेंट लैंड का, वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वक्फ में होती है। सारे चीज़ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जो भी है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उसको कन्वे करते हैं और कंसर्न सब रजिस्ट्रार को भी डायरेक्शन देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जब भी ये सर्वे नंबर में कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन को आया तो उसको ब्लॉक कर देना एज़ पर पब्लिक पॉलिसी। जी। सेल डीड जो बनती है जी, अभी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए सेल डीड बनाई जाती है। जनरली ये देखा गया है कि वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ टाइपिस्ट होते हैं, उनके से टाइप करवा लिया जाता है सेल डीड। क्या ये कराना दुरुस्त है या फिर इसमें किसी वकील का ओपिनियन या उनसे बनवाना बेहतर होगा? हाँ, वकील का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। अगर उनको पेमेंट दे रहे हैं, वो लाखों में हो सकता है या करोड़ों में हो सकता है, अगर जिसकने से भी ख़रीद रहे हैं उसको अगर वैलिड टाइटल नहीं जी। तो वो ख़रीदना नाकाम हो जाता, जी। तो फ़ायदा नहीं, पूरा लॉस में चले जाते हैं, उसको डैमेजेस फेस करना पड़ता। उस वजह से पहले तो उसकी टाइटल चेक कर लेना है। अगर बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, क्या उसको वैलिड सैंक्शन है, बिल्डिंग परमिशन है, ये सारी चीज़ें जांच लेना चाहिए। अगर सारी चीज़ें रहने के बाद, मुतमईन होने के बाद, उसके बाद वकील जो एडवोकेट का ओपिनियन लेने के बाद अगर आप मुतमईन है तो ही अग्रीमेंट में एंटर होइए या परचेस करिए। तो एग्रीमेंट एडवोकेट से ही बनाया जाए, ये बेहतर है। बनाने में बेहतर है, लॉस नहीं हो सकता जी। डैमेजेस का फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ अगर आप 500 रुपये में एक भी टाइपिस्ट सेल डीड बना देता जी। अगर आप ख़रीद रहे हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 रुपये टाइपिस्ट बनाएगा, 10,000 वकील लेंगा, तो वकील की जो मेहनत रहती है वो वाकई में रहती है। अब 1 करोड़ की जायदाद ले रहे हैं आप, 500 रुपये 1000 रुपये का एक डॉक्यूमेंट बनवा लिए, कल के दिन अगर कुछ गलत उनको इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, बगैर ओपिनियन के बेसिस पे अगर उन्होंने एंटर हुए हैं जी, तो कल के दिन उनको प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती, 1 करोड़ रुपए भी चले जाते। जैसा कि नाज़रीन, एक बहुत अहम बात जो आप तमाम तक पहुंचानी थी वो ये थी कि वकील साहब ने जैसा कि बताया कि जब कभी आप कोई किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो एडवोकेट का ओपिनियन ज़रूर लीजिए, वरना आपको जो है अगर टाइटल जैसा क्या तरीक़ेकार है, टाइटल उसको जानना है, डिफेक्टिव टाइटल है नहीं है, ये तमाम चीज़ें एडवोकेट्स आपको बताते हैं। देखिए नाज़रीन, 50 लाख या 1 करोड़ की भी जायदाद है, आप लोग खरीदते हैं, एडवोकेट्स कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे? 10,000, 20,000, 25,000 एक मैक्सिमम हो सकती है इस ओपिनियन के लिए। आप अगर ये ओपिनियन दे देते हैं तो आपके वो 1 करोड़ हो या 50 लाख रुपए हो, उसका एक आपको श्योरिटी होती है, गारंटी होती है कि भाई वकील साहब ने इस पर ओपिनियन दिया है कि ये प्रॉपर्टीज़ हम ख़रीद सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते वक्त कई एक चीज़ों को जहन में रखना है, जो चूँकि एडवोकेट्स इस लाइन में होते हैं उनका ओपिनियन ज़रूर लिया जाए, वरना इन जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो अखराजात इसमें हो रहे हैं, वो तमाम आपके हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लॉस में आ सकते हैं। एक और ये बात जानना चाहेंगे, जीपीए होल्डर का जिक्र आता है, क्या जीपीए होल्डर से प्रॉपर्टी ख़रीदी जा सकती है, और अगर ख़रीदी जा सकती है तो क्या शराइत है? हाँ, जीपीए होल्डर्स के ज़रिए अपन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। उसके अंदर कंडीशन है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी
दे रहा है, किसी माजरत को खाई से अपॉइंट मैं कर रहा आपको है। यहाँ पर रोकना चाहूँगा, जीपीए का आप डिफाइन करते हैं कि जीपीए किसको और क्यों दिया जाता है? ये जीपीए इज़ नथिंग बट ए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके अंदर पावर टू सेल है नहीं। पहली चीज़ वो देखने का है। कुछ कुछ जीपीएस ऐसे होते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, कुछ एक खुसूस काम करने के वास्ते देते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर अगर पावर टू सेल है, एजेंट को अगर आप पावर दे रहे हैं सेल करने का, तो ही वो वैलिड है। इसके अंदर दो चीज़ें, जो देता है जीपीए वो प्रिंसिपल होता है, जो लेता है वो एजेंट होता है। अगर प्रिंसिपल का फौत हो गए, अगर उसका इंतकाल हो गया, फिर भी वो जीपीए एग्जीक्यूट कर रहा तो वैलिड नहीं। तो अगर जीपीए से जब भी ख़रीद रहे हैं तो ओनर बाहयात है नहीं, वो कंफर्म करना ज़रूरी है जी। अगर बाहयात नहीं है, जीपीए के ज़रिए आप अगर एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होता। कल के दिन जो प्रिंसिपल के लीगल हेड्स है उन्होंने क्लेम कर सकते हैं कि बाय द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड थ्रू जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत एजेंट के ज़रिए से जो ख़रीदे हैं, उस वक्त प्रिंसिपल बाहयात थे ही नहीं, तो वो वैलिड जीपीए नहीं होता। जैसा प्रिंसिपल का इंतकाल हो गया, जीपीए भी ख़त्म हो जाता। तो जीपीए लेने के बाद क्या जीपीए का रजिस्ट्रेशन लाजमी है? क्या विदाउट रजिस्ट्रेशन के जीपीए है तो उसके तहत भी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? बगैर रजिस्ट्रेशन के जीपीए के तहत रजिस्ट्रेशन बेची नहीं जा सकती जी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो उसको वैलिडेशन करवा लेना अंडर सेक्शन 42, जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। स्पेसिफिक अगर सेक्शन बोलेंगे वैलिडेशन, तो सेक्शन 42 का जिक्र करना ज़रूरी है। सेक्शन 42 के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट जीपीए है, फॉर एग्जांपल सऊदी में कोई प्रिंसिपल है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी हैदराबाद में या औरंगाबाद में या इलाहाबाद में कहीं बेचना चाह रहा है प्रॉपर्टी, तो वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अगर आप सिंपल बेयर अगर जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विथ पावर टू सेल अगर भेज दिएंगे तो वो वहाँ नोटराइज करा के भेजेंगे एग्जीक्यूशन प्रूफ के वास्ते। यहाँ पर आने के बाद वैलिडेशन करवा लेना ज़रूरी है। वैलिडेशन में जो स्टैम्प ड्यूटी बनती है, उसके बाद वो जीपीए को वैलिड करा लेने के बाद सेल डीड एग्जीक्यूट कराना बेहतर है जी और सही है जी। तो जैसा कि नाज़रीन, एग्रीमेंट ऑफ सेल के बाद जीपीए का जो जिक्र आया था, जर्नल पावर ऑफ अटर्नी, जहाँ पर एक शख्स दूसरे शख्स को ये पावर देता है कि वो इस प्रॉपर्टी को दूसरों पर मुंतकिल कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। अब हमारा जैसा कि इंटरनेशनल चैनल है, बहुत सारे मुल्कों में ये चैनल देखा जा रहा है। कई लोग हिंदुस्तान के हैं, दूसरे मुल्कों में अपनी रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। इन हालात में वो अपना काफ़ी सरमाया पैसा यहाँ पर बेचते हैं। चूँकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते, इन हालात में वो अपने प्रॉपर्टीज़ जो ख़रीदते हैं वो अपनी बीवी के नाम पर ख़रीदते हैं या रिश्तेदारों के नाम पर ख़रीदते हैं। जब एक बार प्रॉपर्टी किसी के नाम पर ख़रीदी जाती है तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। ऐसे कई हमारे पास केसेस आए, हमारे रिसर्च भी था कि एक बार प्रॉपर्टी बीवी के नाम पर ख़रीदे जाने के बाद तलाक़ हो गई उस बीवी से, या डिवोर्स हो गया, या खुला हो गया, या और किसी किस्म से अलादगी हो गई। इन हालात में प्रॉपर्टीज़ को किस किस्म से वापस लिया जा सकता है, क्या वापस लिया भी जा सकता है, इस पर हमारे वकील साहब रोशनी डालेंगे। ज़रूर इस पर गौर फरमाएं। बाहर मुल्क में जो भी है, जो पैसा भेजते सरमाया यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर भाई के नाम पे ख़रीदे या बहन के नाम पे ख़रीदे या बीवी के नाम पे ख़रीदे। वो ख़ुद के नाम पे भी ख़रीद सकते हैं। उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज है था, उनके बिहाफ में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता। अगर ख़रीद रहे हैं प्रॉपर्टी तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज के थ्रू ख़रीदना, इनके नाम पे ख़रीदना, उनके ज़रिए से ख़रीदना, जिस जो भी है यहाँ पर मुल्क में उनके ज़रिए से, मगर नाम पे तो इन्हीं के ख़रीद सकते हैं जी। तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज को हेल्प लेते हुए तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज सेल डीड में आता है, सेल डीड में आता है रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज, वो उसके ज़रिए ख़रीदना था बेहतर है और उसको एक्सेप्ट भी करते। एक वक्त था कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स में एक्सेप्ट नहीं करते थे, उस बुनियाद पे वो किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे ख़रीदते थे प्रॉपर्टी। तो आज के हालात में रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज में ओनर को, जो भी ख़रीदार है, उसको आने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जी। उसके बिहाफ में कोई भी ख़रीद सकता है। वो प्रोविजन से सेक्शन 32A के तहत जो भी फ़ोटो फॉर्म पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज है, उनके बिहाफ में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ख़रीदने के मामले में जी। तो परचेसर की उस पर सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं जी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर बेगम के नाम पर हो, अगर बाद में तलाक़ हो जाती है, तो इन हालात में क्या वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? ये मसले के हिसाब से
एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं। वहाँ से पेमेंट डायरेक्ट पे करे जो जी। वहाँ पर बाहर रहते हैं, मोड ऑफ पेमेंट जो होता है, मोड ऑफ पेमेंट थ्रू चेक हुआ, डीडी हुआ, जो भी फलां फलां हुआ, वो डायरेक्ट सेलर को पहुँच गया। जो परचेज़र है वो खुद भेजें जो बाहर रहते हैं। जी। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्होंने अवेलेबल नहीं रहने की वजह से वो उनके बीवी के नाम पे या उनके भाई के नाम पे किसी के नाम पे ट्रांसफ़र ली, तो उसको प्रूफ करने के वास्ते उनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। जी। तो उस तरीके से उन्होंने, अगर आप जैसा मसला बताएं हैं, तलाक हो गया, वो चले गए, वो बेच के चले गए, तो उसको रिकवर कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है जी। इम्पॉसिबल नहीं। तो नाजरीन, वैलिड सेल पर कई एक चीज़ें अभी अधूरी रह गई है क्योंकि वक्त हमें इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को अगले बार भी कंटिन्यू करेंगे। वैलिड सेल अंडर टीपी एक्ट के तहत हम अपने अगले प्रोग्राम में भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है बातें कानून की, मुंसिफ टीवी, 2nd फ्लोर, खान लतीफ़ खान एस्टेट, फतेह मैदान क्लब, बशीरबाग, हैदराबाद 500001। उम्मीद कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, हमारे स्टूडियो में आए। आप वैलिड सेल के मुतालिक काफ़ी कीमती मालूमात से हमें नवाजा। आपको हम अगली बार भी ज़हमत देंगे कि जो चीज़ें छूट गई हैं इन पर हम गुफ्तगू करें। तो नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार मैं एतमाद बातें कानून की पूरी टीम के साथ आप तमाम के सामने वैलिड सेल अंडर टीपी एक्ट के तहत फिर एक बार गुफ्तगू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।